मैंने लास्ट क्लास के अंदर वैसे भी आपको ग्रह का आंतरिक और स्थलीय तो बता दिया था, डायग्राम हो गया था हमारा। अब एक एक करके इनमें से ग्रहों के बारे में एक मुख्य मुख्य बातें लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आता है बुध ग्रह, ठीक है। यहाँ पर सवाल यह है कि कौन कौन सी बातें आपको इसमें याद रखनी है, मेन मेन बातें। मैं सारा बोर्ड पे ही लिखूंगा, जो एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा वो मैं इसी पे कर दूंगा। सबसे पहले तो ये सूर्य के सबसे नजदीक रहते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, आकार में सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। यह ग्रह सूर्य के वायुमंडल में स्थित, और इस ग्रह का कोई वायुमंडल नहीं है। भैया जिसका जो खुद दूसरे के वायुमंडल में है तो उसका कोई वायुमंडल कैसे होगा, कोई वायुमंडल नहीं है। 4 पॉइंट्स मैंने स्ट्रेट अवे आपको बता दिए। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, सबको पता है। आकृति में आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा, सौरमंडल का बुध ग्रह सबसे छोटा। सबसे छोटा आकार, सबसे छोटा द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान यानी कि भार, भार के रूप में भी ये सबसे छोटा ग्रह। भार के रूप में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। वो आकार में भी बड़ा है और उसमें भी बड़ा है। तो ये भार वार ये लास्ट में मूल्यांकन कर लेंगे, बट सबसे छोटा सबसे बड़ा तो चाहिए ही चाहिए। अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद रखना है, ये एक ऐसा ग्रह है जिसका सर्वाधिक तापांतर है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर के लिए याद रखना है, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तो इसका जो तापांतर है वो लगभग लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब एक तापांतर का मतलब होता क्या है, आगे हमने तापांतर, जब हम जलवायु पढ़ेंगे तब भी ध्यान रखना है जलवायु तापांतर के तौर क्या होता है। और दैनिक तापांतर हो गया, मासिक तापांतर हो गया, वार्षिक तापांतर हो गया, और उसके अलावा हम लोग जैसे समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर समुद्रों के तापांतर के बारे में भी पढ़ना होता है। वो तापांतर का मतलब हो गया ताप में अंतर। तो इसका ये फॉर्मूला होता है जिसमें दिन का सर्वाधिक माइनस रात का सबसे कम, क्योंकि दिन में सबसे कम तो होगा नहीं। या आप ऐसे ही लिख लो, दिन का सर्वाधिक माइनस सबसे कम, क्योंकि रात तो दिन ही एक दिन के अंदर आ गई ना। तो दिन का सर्वाधिक माइनस सबसे कम टेम्परेचर को अगर मैं माइनस करूं तो मुझे दैनिक तापांतर मिलता है। क्या मिलता है, दैनिक तापांतर। अब मरकरी ग्रह को देखते हैं जरा। मरकरी ग्रह का दिन का टेम्परेचर लगभग लगभग 473 के आसपास है डिग्री सेल्सियस, माइनस रात का टेम्परेचर इसका हो जाता है लगभग लगभग 176 के आसपास, या 177 के आसपास डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी, 127 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है। अब मैं अगर इसमें डिफरेंस निकालूंगा कि रात को तो पॉजिटिव है प्लस 473 डिग्री सेल्सियस, और रात को माइनस 127 डिग्री सेल्सियस है, तो दिन और रात के तापमान में अंतर कितना आ जाएगा, इसको प्लस करूंगा तो औसतन 600 डिग्री सेल्सियस। ये अप्रोक्स है, वैज्ञानिकों का एक मूल्यांकन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यही एक ग्रह है जिसका दिन और रात का तापमान बहुत ज्यादा है। अब इसके पीछे कारण क्या है, इसका कोई वायुमंडल नहीं। तो यहां पर थोड़ा डायग्राम देखो, हो क्या रहे हैं यहां पर बुध पर। जैसे मान लीजिए दिन के टाइम पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो क्योंकि इसके बाहर कोई भी वायुमंडल नहीं है, और जब कोई वायुमंडल नहीं होगा तो जितनी भी तरंगे हैं वो बहुत तेजी से आएगी, क्योंकि पृथ्वी पर तो पृथ्वी को अवशोषित करने वाले, तरंगों को अवशोषित करने वाले बहुत सारी चीजें हैं वायुमंडल के अंदर। तो यहाँ तो रुक जाती है वो गर्मी, वहां नहीं रुक पाती है, ठीक है। और जैसे ही ये घूम जाता है रात के टाइम पर, तो रात के टाइम पर जैसे ही ये इस तरफ आ जाएगा रात के टाइम पर, ये एरिया जितनी दिन में इसने ऊर्जा ली होगी, ये त्वरित इसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा बिना ज्यादा समय तक रुके।
अब पृथ्वी की दिन भर की जो अवशोषित ऊर्जा होती है ये पार्थिव विकिरण के तौर पर वापस चले जाती है, लेकिन बीच में वायुमंडल उसको रोक देता है, जिस वजह से उसका तापमान थोड़ा सा औसतन बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, तो दिन में आ भी रहा है तो एकदम तेजी से आ रहा है, और रात को जा रहा है तो बहुत तेजी से जा रहा है, तो रात को टेम्परेचर भी एकदम से माइनस में चला जा रहा है और दिन में एकदम गर्म हो जा रहा है। तो इस कारण ये हो गया सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह। ठीक है, अधिक तापांतर का ग्रह है ये, अधिक गर्म ग्रह नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगला पॉइंट इसमें याद रखना है कि ये एक ऐसा ग्रह है जिसका सबसे कम परिक्रमण काल है। ठीक है, मात्र 88 दिन का इसका परिक्रमण काल है। यानी कि परिक्रमण काल का मतलब क्या हो गया, सूर्य के सापेक्ष एक चक्र। ठीक है, ये हो गया आपका सूर्य। अब इसके चारों तरफ ये ग्रह है, जैसे मैंने यहां पर मरकरी लगाया है, तो ये कितना दिन लगा रहे हैं हमारे दिन के हिसाब से, हम क्योंकि काउंटिंग जो भी करेंगे कैलकुलेशन हम पृथ्वी के जो मानक है हम उसके हिसाब से तुलना करके कम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो एक चक्र लग रहा है उसको कितने दिन लग जा रहे हैं, मात्र 88 दिन, 3 महीने के आसपास लगा लेते हैं अपने हिसाब से। ये इसका परिक्रमण काल है। ठीक है, परिक्रमण का मतलब क्या होता है, किसी केंद्र के पूरा एक चक्कर लगाना है। कितने पॉइंट्स याद रखने हैं बुध ग्रह के बारे में, 1 2 3 4 5 6, सीधा सीधा आगे चल, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये भी याद रख लेना। कोई उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट होना शुरू हो जाएगा हमारा पृथ्वी से, एक एक फिर 2, फिर ऐसे करते करते आगे चलते जाएंगे। बुध ग्रह समाप्त, फटाफट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं शुक्र ग्रह। कितने पॉइंट्स आपको शुक्र ग्रह में याद रखना है। अब मैं वो क्रम व्रम ये सब नहीं कराऊंगा, है ना, मैं मेन लगा करके आऊंगा। सबसे पहले आपने याद रखना है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रह हैं, एक बुध ग्रह है, सॉरी शुक्र ग्रह भी है और मंगल ग्रह भी है। मंगल ग्रह पर हम जाने की सोच रहे हैं, बुध पर जा भी नहीं सकते हैं, उसके पीछे रीजन है। तो ये सबसे नजदीक है, इसलिए दिखता भी है, सांझ का तारा भूर का तारा। ठीक है, तो इसे तारा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा के बाद सबसे चमकीली वस्तु है, सबसे चमकीला पिंड है तो तारा नहीं है, लेकिन इस पर सूर्य के जो प्रकाश पड़ती है उससे ये बहुत चमकीला तारा जैसा दिखता है और बड़ा दिखता है साइज के अंदर। तो ये 2 टाइम पर आपको दिखता है। ठीक है, आप सुबह इसको कहते हैं, सुबह के लिए भोर का तारा और सांझ का तारा। सुबह भी दिख जाएगा, जैसी सूर्योदय होता है तो सुबह ये कौन सी दिशा में दिखता है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में दिखता है, और शाम के टाइम पर ये कौन सी दिशा में दिखेगा, पश्चिम दिशा में दिखेगा, ये भी याद रख लेना। अब आप लोग कभी भी नोट कर लेना, शाम को जैसी ढलने लग जाएगा ना, एक ही तारा दिखेगा आपको, आप अगल बगल में देख लेना कुछ भी नहीं दिखेगा, पर आपको ये दिख जाएगा चमकता हुआ, इसकी क्लियर विजिबिलिटी है। सूरज जिधर से ढला है ना, जैसे ढल जाएगा वैसे उसके ऊपर को दिख जाएगा ये। तो सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगली चीज, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो, क्योंकि आकार इसका आकार पृथ्वी के समान है, बट ये पृथ्वी की बड़ी बहन हुई या छोटी बहन, पृथ्वी से छोटी है ये। ठीक है, ये पृथ्वी से आकार में पृथ्वी से थोड़ी छोटी है, थोड़ी। आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद
शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद सॉरी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, उसके बाद लास्ट में बुध। ठीक है, क्रम में लास्ट में दे दूंगा, मगर क्योंकि आपको याद, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ना ऐसे वाले, तो एक तो आपको ये भी याद रखना है, ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। क्यों माना जाता है सर? क्योंकि इस ग्रह पर लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। कितने प्रतिशत? 95%, 95% कार्बन डाइऑक्साइड की इसके वायुमंडल में उपस्थिति है। और ये क्या करता है, ये जो वायुमंडल में ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या करता है, एक प्रकार का हरित प्रभाव उत्पन्न करता है। हरित प्रभाव उत्पन्न करता है का मतलब क्या हो गया है कि यह सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर देता है। क्या कर देता है? एब्जॉर्ब कर देता है, अवशोषित करता है, जिसको हरित प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है। ये तो पूरा का पूरा ज्योग्राफी में आगे पढ़ते रहना है हमने कई बार। इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, सबसे गर्म ग्रह, औसत तापमान इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, वायुमंडल है इसका, इसलिए मैंने लगा दिया है, लेकिन इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। मैं आपको दिमाग के अंदर बहुत सिंपल याद रखने के लिए एक तर्क दे देता हूं, बुध और शुक्र को छोड़ करके बाकी सभी ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह है, तो सिर्फ बुध और शुक्र का प्राकृतिक उपग्रह यानी कि कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, अब यहां पर CO2 वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा सा समझो। यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं, देखिए ये शुक्र ग्रह है, अब इसके चारों तरफ CO2 की अणुओं, गैस की उपस्थिति है ऐसे, और आप देख रहे हो यहां पर गैप रखा हुआ है, मैंने यहां गैप रखा ही नहीं है। अब क्या होता है कि जब यहां से सूर्य की किरणें यहां पर आती है, तो सूर्य की जो पराबैंगनी सूर्य की किरणें जो आती हैं, जिसको सौर विकिरण कहते हैं, तो ये आती है शॉर्ट वेवलेंथ के तौर पर। तो आते वक्त तो ये घुस जाती है, बहुत कम अवशोषण होता है, लेकिन जब ये जाती है तो शुक्र की जो सतह है, ये सतह सूर्य की किरणों को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद इसको क्या करता है, वापस परावर्तित करने की कोशिश करता है। लेकिन जब ये वापस परावर्तित करता है तो ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में जाती है, लॉन्ग वेवलेंथ के रूप में जाती है, और तब सूर्य की जो किरणें हैं ये इसको यहीं पर ही अवशोषित करती है। अब ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा पा रहा है क्या? नहीं जा पा रहा है। आज का आया हुआ कल तक सिर्फ 5% जाएगा कल, और कल की नई वाली एनर्जी और आ गई है। तो इस तरीके से इसका बैलेंस ऐसे बना हुआ है कि सिर्फ 5% सौर विकिरण वापस परावर्तित होती है, बाकी सब इसी के अंदर रह जाता है वायुमंडल में। और ये टेम्परेचर फिर कहाँ का ये जो गर्मी है, ये कहाँ की गर्मी तापमान को बढ़ाएगी? वायुमंडल के, ग्रह के तापमान को बढ़ाएगी। ठीक है, अब जैसे ये जो मैं लिख रहा हूं ना, सौर विकिरण पार्थिव विकिरण के रूप में वापस जा रही है, ये हम लोग जब जलवायु पढ़ेंगे ना, तो जलवायु में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़ना है, ऊष्मा बजट जिसे हम कहते हैं, हीट बजट। तो वहां पर हम इसको देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ, इस इसकी बनावट ऐसी हो चुकी है ना, फटने को तो सन भी फट सकता है, सन क्यों नहीं फट रहा, उसके अंदर तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है ना, वो भी तो किसी स्तर तक ही जा रहा होगा ना, तो इसके अंदर भी तो रेडियो एक्टिव क्रियाएं हो रही हैं अंदर से, तो ये फट नहीं रहा है ना, क्योंकि ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी भी है, तो ऐसे नहीं है कि हजारों डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ा दे रही है, थोड़ी दूरी भी हो चुकी है इसकी, बट सारे ग्रहों के कंपेयर करूंगा तो इसका टेम्परेचर बाकियों के मुकाबले ज्यादा आ जाता है। ठीक है, अब एक फैक्ट और आपको याद रखना है इसका, सबसे अधिक घूर्णन काल, जिसको आप परिभ्रमण काल भी कह सकते हो, 243 दिन
उसको 243 दिन लगते हैं अपनी जगह पर घूमने में। परिक्रमण अलग चीज हुई, परिभ्रमण अलग हुई। तो परिभ्रमण के लिए घूर्णन, रोटेशन शब्द भी यूज करते हैं। अब हर ग्रह जो है वो, जैसे समझ लीजिए आप ही सूरज हो, आपसे ये जगह शुरू हुई, ऐसे 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 घूम करके ये ऐसे आ गई, तो पृथ्वी एक दिन लगाती है। ये कितने, पृथ्वी के हिसाब से कितने दिन लगा रहा है? 243 दिन। बाप रे, 243 दिन में घूम रहा है ये एक चक्कर। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो इतना स्लो घूम रहा है। इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो ये परिभ्रमण है, इससे रिलेटेड, इसी से मैं लिंक कर रहा हूं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? एक तो इसका परिभ्रमण बहुत छोटा है, ठीक है, या मैं यहां पर ऐसे बोल दूं कि परिभ्रमण से ही रिलेटेड आप कुछ फैक्ट याद रखो। जैसे इसका परिभ्रमण काल क्या हो गया? सर्वाधिक है 243 दिन, ठीक है। और दूसरा आपने याद रखना है कि इसकी जो दिशा है परिभ्रमण की, वो भी और ग्रहों के विपरीत है। ये विपरीत है का मतलब ये पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करता है। अब इसको समझते हैं जरा, पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण कैसे करता है, मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। पहले दोनों चीजें देखते हैं। मैं एक चीज और इसके साथ लगाता हूं, देखो ये हो गया सूर्य। अब ये ग्रह अपने अक्ष पर घूम भी रहा है, यहां पर ये ऐसे ऐसे भी कर रहा है ना, और सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे भी जा रहा है, ऐसे 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 ऐसा कर रहा है। अब इसकी हालत देखो, ये अपनी अक्ष पर, अपनी जगह पर, ये एक काल्पनिक स्थान मैंने बना दिया, इसको बोलते हैं अपनी, अपना अक्ष, अपना स्थान, जिस स्थान पर आप घूमोगे। इसकी जो अपने अक्ष पर घूर्णन की दिशा है, ये पूर्व से पश्चिम है। बाकी ग्रह ऐसे घूमते हैं, बाकी ग्रह ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, ये देखो ऐसे। ये कैसे घूम रहे हैं? ऐसे उल्टा घूम रहा है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, अपने अक्ष पर घूमने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए इसको कितना दिन लग रहा है? 243। अब एक और कॉन्सेप्ट आप देखो, इसके साथ साथ ये सूर्य के भी सापेक्ष परिक्रमा कर रहा है। सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में इसको पता कितना टाइम लगता है? 255 दिन इसका क्या है? परिक्रमण काल। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल लगभग लगभग इक्वल है? नोट लिख लो, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल लगभग बराबर है? ठीक है, ये भी लिख लेना। डेज वेज पूछेगा नहीं, बस ये केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो भाई साहब, दो ग्रह हैं ऐसे उल्टे, जो ये और ग्रहों की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। इस ब्रह्मांड में ना सारी चीजें घूम रही हैं, और घूमने की जो मूल दिशा है सबकी पश्चिम से पूर्व है। सूर्य भी पश्चिम से पूर्व घूमता है, पृथ्वी भी घूम रही है, बुध भी घूम रहा है, शनि भी घूम रहा है, मंगल भी घूम रहा है। बस कुछ कुछ अपवाद वाली चीजें, कोई ऐसे हो जा रहा है, घूम तो रहा है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, और कोई कोई घूम रहा है ऐसे। तो उनमें से जो विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, उनमें से ग्रहों में ये है। कुछ उपग्रह भी हैं, लेकिन वो हमने इतनी गहराई में जाना नहीं है। इतनी बातें आपको किससे रिलेटेड याद रखनी है? शुक्र से रिलेटेड। अब फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं मैं, जो पॉइंट नहीं समझ में आया एक बार बता लेना। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, तो पृथ्वी के साथ इसका संबंध सिद्ध कर लो। पृथ्वी की बहन भी है, नजदीक भी है, सांझ का तारा, भोर का तारा। चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला वस्तु जो दिखेगा वो यही दिखेगा। इस ग्रह का बहुत ही स्लो ग्रह है, अपनी जगह पर बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, जो बहुत ही सबसे ज्यादा परिभ्रमण काल इसी का हो गया 243 दिन। उसके बाद इस सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल के अंदर 95% CO2 की मात्रा है, जो हरित प्रभाव उत्पन्न करता है और सौर विकिरण को भी अवशोषित करता है और पार्थिव विकिरण को भी वो अवशोषित कर देता है, जिस वजह से ग्रह के अंदर गर्माहट बढ़ जाती। कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इतनी बातें आपको इससे रिलेटेड याद रखनी। डायग्राम, हाँ। इसके बाद आता है पृथ्वी,
तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। इसको स्किप कर देना अभी। क्यों स्किप करना है? इसको लास्ट में करना है, फिर वहीं से हम सीधा आ जाएंगे ना। इसके बाद आते हैं मंगल ग्रह। सबसे पहले तो चौथा ग्रह है, ठीक है। तो सूर्य से स्थलीय ग्रह के रूप में अंतिम ग्रह भी हो गया। ये बातें तो नॉर्मल वाली बातें हो गई है, ठीक है। एक इसके रंग से रिलेटेड याद रखना है, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। अब ये आपको पता होगा क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की बाहुलता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि मार्स रेड प्लैनेट है, लाल ग्रह है, क्योंकि इसकी पूरी सतह पर लोहा ही है। अब सोचो अगर मार्स मिशन सक्सेसफुल हो गया और हम खनन करके लोहा लेकर के आने लगे तो मजा ही आ जाएगा, इतना लोहा पड़ा हुआ है इस पे, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखनी है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण Fe2O Fe2O3 वगैरह जो भी आप इसके वो लगाते हो। लाल ग्रह पहली चीज तो होगी। दूसरी चीज, सूर्य के समान इसका क्या चीज है, ठीक है, सॉरी, पृथ्वी के समान इसका क्या है। क्योंकि देखो दो ग्रह हैं जिसका पृथ्वी के समान कुछ ना कुछ है। जैसे शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के समान था, इसलिए उसको पृथ्वी की बहन बोल दिया। अब इसका पृथ्वी के समान दो चीजें हैं, एक परिभ्रमण काल और दूसरा अक्षीय झुकाव। अब थोड़ा सा यहां पर पृथ्वी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फिर परिभ्रमण काल और अक्षीय झुकाव, तो इसका परिभ्रमण काल है 1 दिन, यानी कि टोटल कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। और इसका अक्षीय झुकाव है 24 डिग्री, और पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है। पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां पर देखो, ये समझ लो, ये हो या पृथ्वी हो, जो भी हो, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो अगर इस ग्रह को मैं सीधा खड़ा करता है, ऐसे सीधा, ये सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो इसका उत्तर दक्षिण ऐसा आता है ना। लेकिन अभी तो ये ऐसा टेढ़ा है ना, तो ये हो गया इसका अक्ष, और अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है ये ग्रह? 24 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है? 23.5। आप इस पर ही देख लो, ये देखो यहाँ पर, इसको भी तो देखो, बेस तो इसका सीधा है लेकिन ये झुका हुआ है ना। नहीं होता तो सीधा ऐसा होता ना, देखो ये डंडी, देखो ये सीधा ऐसे होनी चाहिए थी ना। अब देखो अगर मैं सीधा नहीं है तो ये कैसा हो रखा है अभी? सीधा। ये झुका हुआ है, देखो झुका हुआ है ना इतना। अब ये इतने डिग्री का जो ये झुकाव का एंगल बन रहा है, ये पृथ्वी का 23.5 डिग्री का है। और जैसे ये झुका है, सेम ऐसे ही कौन सा ग्रह झुका हुआ है? मंगल। तो अक्षीय झुकाव सेम हो गया, पहली चीज। और दूसरी चीज, सूर्य के सामने अगर मैं इसका एक बिंदु यहां से स्टार्ट करूं और पूरा घूम करके वापस सूर्य के सामने, ये कितने समय में आ रहा है? 24 घंटे, ठीक है, यानी 1 दिन में। तो जैसे मान लीजिए आप सूर्य हैं, तो ये जगह है, ये ऐसे घूम करके 24 घंटे में आपके सामने वापस आ रही है। ऐसी मंगल का कोई भी स्थान आप ले लीजिए, 24 घंटे में सूर्य के सामने आ रही है। तो घूर्णन से रिलेटेड जिसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम पृथ्वी के जैसा है। कुछ टाइम के बाद पृथ्वी भी धीरे धीरे झुक रही है, अभी 24 डिग्री भी हो जाएगा पृथ्वी का। तो मंगल ग्रह, एक तो ये याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका तर्क याद रखना है, उपग्रह से रिलेटेड। इसके दो उपग्रह हैं, ठीक है। पहला है फोबोस और दूसरा है डीमोस। फोबोस और डीमोस में डीमोस, इसकी खासियत है ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है अभी तक के शोध के अनुसार, ठीक है। तो आगे बृहस्पति ग्रह आएगा, उसका जो ग्रह है गैनीमेड, वो सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह है। तो उपग्रह के तौर पर डीमोस इसका सबसे छोटा उपग्रह है, और कई बार ये किसका उपग्रह है इस तरीके के क्वेश्चन मंगल से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एक इसका कॉन्सेप्ट आपको उपग्रह से रिलेटेड भी याद रखना है। उसके बाद
मंगल पर एक स्थल आकृति है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो मंगल पर जो ज्वालामुखी पर्वत है इसके बारे में भी आपको याद रखना है। तो इस ज्वालामुखी पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया, या फिर इसको ओलंपस मोन्स भी बोला गया है। क्या बोला गया? ओलंपस मोन्स। ये जो निक्स ओलंपिया या जो ओलंपस मोन्स है, ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन से ग्रह पर है? मंगल पर है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी आप इसको बोल सकते हो। इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 22 किलोमीटर के आसपास अनुमानित की जा रही है, जो माउंट एवरेस्ट के लगभग 3 गुना है। और माउंट एवरेस्ट के 3 गुना होना अपने आप में एक बड़ी बात है। मंगल से रिलेटेड इतनी बातें याद रखनी। ओलंपस मोन्स, ठीक है, ओलंपस मोन्स। ओलंपस मोन्स या निक्स ओलंपिया। हो गया, सीधा चलते हैं आगे। अगला ग्रह, ग्रह से रिलेटेड मेन मेन फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं बृहस्पति ग्रह, इसको क्या बोलेंगे? जुपिटर। एक तो इसको कहते हैं लाल दानव, ठीक है। दूसरी चीज है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा आकृति में भी, आकृति में भी और द्रव्यमान में भी और व्यास में भी। तो लंबा चौड़ा वगैरह वगैरह जो भी आप कर लो, सब में सबसे बड़ा यही है, आकृति में भी, द्रव्यमान में भी, व्यास में भी। लेकिन एक चीज है, गैसीय ग्रह है, यहां से आगे सारे के सारे गैसीय ग्रह आएंगे। तो बृहस्पति और उसके आगे जितने भी ग्रह हैं, इसके बाहर, इसके बाहरी क्षेत्र में एक कई सारे वलय हैं। वलय का मतलब होता है रिंग। तो जैसे ये ग्रह आपने बनाया है, तो इस ग्रह के चारों तरफ ऐसे कुछ चीजें घूम रही हैं छल्ले के जैसे, ऐसे ऐसे वलय हैं। ये वलय किस चीज के होंगे? धूलकण, चट्टान खंड, धूलकण, चट्टान खंड और गैस, सभी के वलय हो सकते हैं, जो अभी जुपिटर की सतह पर पूर्ण रूप से संकुचित नहीं हुए अभी, क्योंकि ये ग्रह बन ही रहा है अभी। इसकी गैसीय, इसके तत्व पर, इसके सतह पर जो तत्व है उनके अणु अभी इतने ज्यादा संकुचित ठोस आकृति नहीं धारण कर पाए हैं, तो वलय है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका जो घूर्णन है। बृहस्पति सबसे कम घूर्णन काल या गति, इसका घूर्णन देखो साइज में इतना बड़ा है ना ये, लेकिन ये ऐसा फिरकनी की तरह घूम रहा है ना। पता कितना है इसका? 9 घंटे 56 मिनट। और जो शनि है ना इसके बाद, उसका 10 घंटे 13 मिनट। गोली की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि हल्के ग्रह है ना, साइज बेशक बड़ा है लेकिन रोटेशन बहुत तेजी से कर रहा है। तो सबसे कम घूर्णन काल कौन से ग्रह का है? इसका है बृहस्पति। कितना है? 9 घंटे 13 मिनट। और सबसे ज्यादा घूर्णन गति किस, हाँ 9 घंटे। और सबसे ज्यादा किसका है? शुक्र का, 243 दिन, है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है बृहस्पति से रिलेटेड। तीसरी चीज, इसके कुछ उपग्रह याद रखने हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से 53 उपग्रह हैं। नेट पर जाओगे तो कहीं पर 10 भी दे रखे हैं, कहीं पर ज्यादा भी दे रखे हैं, कम भी दे रखे हैं, इसमें नहीं घुसना है, संख्या कभी कोई नहीं पूछेगा। लेकिन दूसरे सबसे ज्यादा उपग्रह हैं इसके पास। इसके अनेक उपग्रहों में से एक उपग्रह आपको याद रखना है, गैनीमेड। क्या याद रखना है? गैनीमेड। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है गैनीमेड।
और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस। फोबोस नहीं, डीमोस। डीमोस। डीमोस, डेमो। डेमो याद रखो, डेमो। डेमो छोटा होता है ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन का डेमो, बस तो इस तरीके से याद रखना। बृहस्पति हो गया गैसीय ग्रह। अब जैसे कई किताबों में दिखा होगा कि यार ये गैस उपस्थित है, नहीं पूछेगा सर फिलहाल। या इस पर कौन कौन से मिशंस चल रहे हैं, रेयरली पूछेगा वो। साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस चीज को कवर कर सकते हैं हालांकि, बट नहीं, हाँ करंट में कोई चीज मिशन कुछ चाह रहा है तो उसको लेकर के हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। मतलब ये एक और कोना है जो हमने ध्यान देना है। बस जुपिटर के बारे में इतना ही याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं शनि। शनि ग्रह कोई बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड फैक्ट नहीं याद रखना है। शनि ग्रह का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस ग्रह का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सबसे कम घनत्व 0.6 या 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है, घनत्व। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक सर्वाधिक गैसीय ग्रह कौन सा है, गैस जैसा ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह सबसे ज्यादा गैसीय ग्रह है ये। ये याद रखना है। दूसरी चीज, एक फैक्ट और याद रखना है, नग्न आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह। वैसे तो जब तक पता ना हो इसकी पोजीशन आपको तारा ही दिखेगा ये, लेकिन हाँ दूरबीन से आपने देख लिया कि ये ग्रह है और आप दूरबीन हटा दो, आपको वो दिख जाएगा, चमकता हुआ दिख जाएगा कि तारा जैसा कोई है। तो ये नग्न आंखों से देखा जा सकता है तारे के जैसे में। इसके आगे के ग्रह आपको नहीं दिखेंगे। तो शनि ग्रह से रिलेटेड पेपर में ये आएगा। दूसरा आएगा क्रम, ठीक है। आकृति में कौन से नंबर पर होगा ये? आकृति में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। आकृति में दूसरा बड़ा सबसे बड़ा ग्रह यही आएगा। शनि के बाद कौन सा ग्रह आएगा? अरुण ग्रह। अरुण का मतलब हो गया यूरेनस। इस ग्रह से आ सकता है। सबसे पहले तो दूरबीन द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यही था सर। तीसरी चीज अरुण ग्रह जो है ये सबसे चपटा ग्रह भी है, और इसे लेटा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। इसका एक ध्रुव हमेशा सूर्य की ओर रहता है, और ये उत्तर से दक्षिण, यानी कि मैं बोल सकता हूं सामान्य से विपरीत दिशा में क्या करता है, ये घूर्णन करता है। तो दो ग्रह हो गए टेढ़े। अब यहां पर देखना, ये सन है, ठीक है। ये ग्रह ऐसा है, देखो ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। उल्टा हो गया। अब घूम कैसे रहे ये? दिशा के हिसाब से। ये दिशा के हिसाब से ये इसका उत्तर दक्षिण नहीं बनेगा। दिशा कौन सी है? ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, और ये साउथ है, ये नॉर्थ है। ऐसे घूम रही है, ऐसे। अब इसको अगर हमने समझना है तो ये है सूर्य, ऐसे घूम घूम रही है, ठीक है। तो एक तो ग्रह ऐसे होते हैं ना, ये ऐसे घूम रहा है, और ऐसा नहीं है कि इधर से इधर घूम रहा हो ना, ऐसे घूम रही है, ऐसे, सॉरी,
ऐसे। अब ये जब सूर्य के चारों तरफ जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो जैसे यहाँ पर सूर्य लेकर के चलो केंद्र में, यहाँ पर सूर्य, और ये यहाँ पर है, इसका उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ मुंह कर रहा है ना, तो सूर्य की रोशनी यहाँ तक पड़ेगी, इतने क्षेत्र तक, इतने क्षेत्र तक रोशनी। इसका एक दिन पूरा हो गया, एक कंप्लीट कर लिया इसने, वहीं पर रोशनी है, इधर अंधकार है, रोशनी रोशनी अंधकार ये। यानी कि ये एक ऐसा ग्रह है जिसके एक गोलार्ध में हमेशा दिन और दूसरे गोलार्ध में हमेशा रात रहती है। इसका प्रभाव क्या है, एक गोलार्ध में हमेशा दिन और दूसरे में हमेशा रातें होती है, ऐसा ग्रह है भाई साहब ये। ठीक है, अब यहां पर एक नोट लिख लेना, दो ग्रह ऐसे हैं सौर मंडल के, क्योंकि इसके बाद वरुण ग्रह तो वो तो सीधा ही जा रहे हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमने वाले, उल्टा परिभ्रमण वाले ग्रह है। इसकी ट्रिक है नस, जिनकी नस खराब हो जाती है, ठीक है, जिनकी नस खराब हो गई है, नस मतलब वीनस यूरेनस, मैंने इंग्लिश में बना रखा है, वीनस का मतलब हो गया शुक्र और यूरेनस का मतलब क्या हो गया है, अरुण। तो शुक्र और अरुण जिनकी दोनों की नस खराब हो गई तो उल्टा घूम रहे, ये ट्रिकबाजी है याद करने के लिए। दो ग्रह ये याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट ग्रह आएगा वरुण ग्रह, इसको कहते हैं नेपच्यून। सबसे अंतिम ग्रह ठीक है। उसके बाद इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। देखो नीला ग्रह पृथ्वी को भी कहते हैं, इसको भी कहते हैं, ये भी ध्यान देना, ठीक है। और ये जो ऊपर था ना आपका कौन सा वाला ग्रह था, वरुण अरुण वाला, इसको हरा ग्रह भी कहते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। पृथ्वी को भी हरा ग्रह कहते हैं पारिस्थितिकी के कारण, और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, वायुमंडल के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। इसको भी नीला ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, इनको कहते हैं मीथेन के, इसके वायुमंडल में जो मीथेन और अन्य गैसों की संरचना बन रही है ना, इसकी अलग बन रही है, इसकी अलग बन रही है, मगर मीथेन डोमिनेट है। मीथेन आपका एक ऐसा गैस है जो रिएक्ट करके हरा, ग्रे, ब्लू ऐसे कलर्स को निकालता है। तो इसको सबसे अंतिम ग्रह हो गया और सबसे नीला ग्रह हो गया, ये वरुण ग्रह से रिलेटेड जो बातें हैं। बाकी आप एक नोट लिखिएगा कि यहां से आगे मूल्यांकन करना है। वलय वाले ग्रह कितने हैं, कुल 4 ग्रह हैं, यानी कि जितने भी सभी ये गैसीय ग्रह, तो सभी जो गैसीय ग्रह हैं इनके चारों ओर वलय है। वलय का मतलब क्या हो गया, छल्ले, ऐसे 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 करके छल्ले, किसी के पास 4 होगा, किसी के पास 5 होगा, किसी के पास अनेक होगा। तो इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, और उसके बाद वरुण है। ये चारों के चारों आपके वलय वाले ग्रह हैं, ठीक है। अब एक क्रम देख लेते हैं, और कुछ इसमें से बाकी कुछ और है नहीं। व्यास, द्रव्यमान, इसका पूरा वाला देना है ये, चलो एक ये वाला कर लेते फिर। घनत्व के आधार पर ग्रह, सबसे पहले नंबर पर आएगा पृथ्वी, ठीक है। मेन चाहिए हमें पहला और लास्ट, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रख लेना सर्वाधिक। बाकी एक्सरसाइज आप, मेरे को तो नहीं लगता कि ये पीसीएस में आता है, बट सिविल विविल में पूछता है, सर्वाधिक और सबसे कम घनत्व, ठीक है। ये वाला ऑर्डर चल रहा है इसका। तो सर्वाधिक हो गया पृथ्वी का, इसका पॉइंट भी लिखना 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सबसे ज्यादा ठोस ग्रह है ये। उसके बाद आएगा बुध,
बुध मरकरी 5.4 ग्राम है, लिखने की जरूरत नहीं है। बुध के बाद आएगा शुक्र, शुक्र है ना? हाँ शुक्र। उसके बाद आएगा शुक्र, उसके बाद आएगा मंगल, फिर उसके बाद यहां पर आएगा बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि। तो शनि का सबसे कम है। फिर मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ इससे रिलेटेड पूछेगा, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बाकी बीच की एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं व्यास। व्यास का मतलब क्या हो गया? डायमीटर। और इसके साथ साथ आप लिखोगे आकार के आधार पर। आकार कौन सा क्रम चल रहा है? ये मैंने कौन सा क्रम लगा रखा है? ये कौन सा क्रम हो गया है? अवरोही। मैं जो भी बता रहा हूं वो अवरोही क्रम बता रहा हूं। ठीक है, बड़े से छोटा। यहां पर भी मैं कौन सा क्रम बताऊंगा? अवरोही क्रम बताऊंगा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया? पहले नंबर पर हो गया सबसे बड़ा, और 8वें नंबर पर कौन सा हो जाएगा मेरा? सबसे छोटा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब इसके बीच में है। ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति हो गया, उसके बाद हो गया शनि, उसके बाद हो गया अरुण, उसके बाद हो गया वरुण। लाइन से थे ना ये चार, दूरी के आधार पर भी यही चार थे। अब यहां से आगे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट अब यहां पर आएगा पांचवा। ठीक है, पांचवा ग्रह कौन सा हो गया? पृथ्वी। पृथ्वी। ठीक है, 1 2 3 4 पांचवा। पृथ्वी के बाद कौन सा आ जाएगा बताओ? दिमाग लगाओ, कौन सा आना चाहिए? नहीं, शुक्र बहन, भूल गए। उसके बाद आएगा मंगल, और उसके बाद लास्ट में आएगा बुध। यही तो चीज याद रखनी है। ये कभी कभी आ जाते हैं भैया क्रोनोलॉजी में। अब व्यास के बाद आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? भार होता है ना, वेट हो गया है ना। उसका भी कौन सा क्रम लगाना है? अवरोही क्रम। अब ये जरूरी नहीं है कि जो बड़ा है उसका मास भी सबसे ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी यहां पर सबसे भारी ग्रह, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सारे तत्वों को मिला करके देखूंगा तो पहले नंबर पर बृहस्पति ही आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर शनि आएगा। यहां थोड़ा अरुण वरुण में फर्क है। यहां पर वरुण ज्यादा भारी है और अरुण कम है। ठीक है, अब यहां पर फिर से पांचवा ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवें पर पृथ्वी का ही नंबर लगाना है। छठे पर यहां पर शुक्र ही आएगा, सातवें पर मंगल ही आएगा, और आठवें पर बुध ही आएगा। तो सब कुछ सेम है, फर्क देख लीजिए। तो पांचवा ग्रह पृथ्वी। देखो पृथ्वी का हर चीज पांच है। देखो सौरमंडल में देखो क्या है, देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं। द्रव्यमान साइज में भी ये पांचवें नंबर पर है। ठीक है, शेप में भी पांचवें नंबर पर है, और इसका घनत्व तो भी आप देख लो 5.5, पांच पांच ही आ रहा है, सब में पांच आ रहा है, तो याद रखने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और आता है यहां पर, क्वेश्चन मूल्यांकन करते जाओ। पृथ्वी से दूरी का अवरोही क्रम। यहां पर कौन सा क्रम लगाना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले नजदीक से, फिर हम जाएंगे दूर की तरफ। अब ध्यान देना, ये सूर्य से नहीं लग रहा है, ये किससे लग रहा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी के सबसे पहले सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है ये लगाना है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? शुक्र। उसके बाद फिर दूसरा ग्रह लगाना है। तो जो दिख रहा है वो सबसे नजदीक, जहां जा रहे हैं वो उसके बाद। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा? मंगल। तब तीसरे नंबर पर आएगा बुध, और चौथे पर आएगा बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद वाले आपको पता ही है। उसके बाद तो शनि, अरुण और वरुण यही लगेंगे। ठीक है जी। इतनी चीजें मैंने आपको ग्रहों के बारे में बता दिया है। ये सारा का सारा सौरमंडल से रिलेटेड है। इससे ज्यादा
थोड़ा सा लूसेंट पढ़ सकते हो, कभी कभी पेपर से पहले कुछ फैक्ट्स वगैरह, ग्रहों की खोज, ये वो चीज़ें और आ जाती है कभी कभी, कोई भरोसा नहीं है पेपर वाले का, बट एक नंबर के लिए कितना भी जाए, इसके आगे सारा तार्किक है। इसके बाद हम पृथ्वी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की आयु हो गया, कौन सी तकनीक है, व्यास हो गया, द्रव्यमान हो गया, द्रव्य, ये तो मैं ऑलरेडी बता करके भी चल रहा हूँ। पृथ्वी की गतियाँ पढ़नी है, झुकाव पढ़ना है, फिर उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे ये विषुव हो गया, अयनांत हो गया, झुकाव हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है ना। फिर अक्षांश और देशांतर हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आगे जिनके बिना ज्योग्राफी असंभव है, मतलब समझना बहुत मुश्किल है। तो जो छोटे छोटे ये तार्किक क्वेश्चन टॉपिक्स हैं पृथ्वी के संदर्भ में, पहले वो पढ़ेंगे हम, बेसिक वाले टॉपिक्स। उसके बाद तब हम पृथ्वी की संरचना में जाएंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।